अस्सलाम वालेकुम। कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ। हर चीज वही थी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि ईरान के ऊपर अमेरिका का अटैक जो हुआ उसके बाद ईरान का रिएक्शन जरूर आना था, क्योंकि ईरान कौम ऐसी है कि वो रिएक्ट किए बगैर नहीं रहेगी। वो किसी भी तरीके से ऐसे ऑपरेशन को सह नहीं सकेगी, पी नहीं जाएगी। तो इट्स अ वेरी रेजिलियंट नेशन। और ये पर्शियन दिस डेट्स बैक टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। देखिए ना, कौमें जो होती हैं वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की एवोल्यूशन से उनका प्रोडक्ट होता है। तो आप अगर कौम को आज देखते हैं तो यू हैव टू रिफ्लेक्ट बैक इनटू हिस्ट्री थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ऑफ कोर्स ये एक्सपेक्टेड था कि ईरान स्ट्राइक बैक करेगा, करेजियसली करेगा, करेजियसली करेगा। और एक प्रूडेंस ये भी डिमांड कर रही थी कि इजराइल के ऊपर ही अटैक को कंसंट्रेट किया जाए, डाइवर्ट ना होने दिया जाए अटैक्स को, क्योंकि इस तरीके की जो डाइवर्जन होती है जिसमें ईरान ने अब कतर को, इराक को, बाकी जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, उनको बीच में शामिल किया। इजराइल तो यही चाहता था, इजराइल तो यही चाहता था कि वो जो जिसका गिरबान ईरान के हाथ में आया हुआ था, इजराइल तो डेस्परेट था कि अमेरिका किसी तरह एंट्री करे, किसी ना किसी तरीके से ईरान को थ्रेटन करे। और जब वो वापस जाएगा तो ईरान ऑफ कोर्स अमेरिका को थ्रेटन नहीं कर सकेगा डायरेक्टली। उसके लैंड जियोग्राफी ऐसी है, ये हमने पिछली वीडियोस में भी बताया कि अमेरिका एक सुपर पावर इसलिए भी बनी हुई है कि उसकी जियोग्राफी ऐसी है कि वो कॉन्फ्लिक्ट एरिया से अपने आप को बहुत डिस्टेंस पे महफूज समझता है। दोनों तरफ उसके ओशंस हैं, ऊपर और नीचे ऐसे मुमालिक है नहीं जो उसको डायरेक्टली लैंड के तौर पे थ्रेटन कर सके, लैंड से थ्रेटन कर सके, एयर पावर्स ऐसी हो जो थ्रेटन कर सके। तो अमेरिका एक बहुत सेफ्टी के जोन में है, सेफ जोन में है। तो ये बफर जोन्स हैं दोनों तरफ अमेरिका के। तो अब द ओनली थिंग दैट कुड हैपन, और इजराइल को पता था कि वो अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक होगा, अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर अटैक होगा। और अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर ऐसे अटैक होगा कि अगर अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक करेंगे जो कि इस्लामिक कंट्रीज में है, तो इस्लामिक कंट्रीज ये भी कहेंगे कि ये तो हमारे ऊपर अटैक है। ठीक है, ये एक ऐसी दो धारी तलवार है कि आप अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर अटैक करेंगे तो वो कहेंगे ये तो भाई हमारे ऊपर अटैक। देखिए, आपको समझना पड़ेगा अमेरिकन बेसिस यहां पे बने क्यों। लेट अस बी वेरी ओपन एंड कैंडिड अबाउट इट। ये बेसिस बने ही इसी मकसद के लिए थे कि यहां पे बहुत बड़ी अमेरिकन फोर्सेस की प्रेजेंस ना हो, लेकिन अमेरिकन एसेट्स यहां पे हो, बूट्स ऑन द ग्राउंड हो, सोल्जर्स हो। तो अगर आपके पास बहुत थोड़े भी यूनाइटेड स्टेट्स के सोल्जर्स, उनकी मिलिट्री इक्विपमेंट, उनके मिसाइल सिस्टम्स यहां पे मौजूद हैं, जिस जिस कंट्री में मौजूद हैं, वो एज अ प्रेजेंस ऑफ अमेरिकन सुपर पावर वहां पे है। आप जरा समझिए, ये जो हम लोग कहते हैं ना, ये अरब कंट्रीज अपनी आर्मीज क्यों डेवलप नहीं करती, ये तो ऐसा नहीं है, उनके पास अपनी आर्मीज हैं। कतर के पास अपनी बड़ी अच्छी एयरफोर्स है, कतर के पास बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं। तो इसी तरह हर कंट्री के पास अपनी जो है वो फोर्सेस हैं। लेकिन अमेरिकन बेसिस इसलिए भी प्रोवाइड किए गए हैं कि अमेरिकन इंटरेस्ट यहां पे रहें, कि अगर कोई कंट्री इन कंट्रीज को इन्वेड करेगा, इन्वेजन करेगा, तो अमेरिकन बूट्स ऑन द ग्राउंड, अमेरिकन इक्विपमेंट को हिट करेगा, तो ऑफ कोर्स दिस विल गारंटी दैट द अमेरिका as a superpower is going to come to the aid of their own people, their own soldiers, their own boots on the ground. तो ये कॉन्सेप्ट था जिस कॉन्सेप्ट के तहत ये बेसिस बनाए गए थे, इस कॉन्सेप्ट के तहत। और यहां पे देखें ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम कर रहा है। अब ये इस तरह काम कर रहा है कि ईरान कह रहा है कि अरब कंट्रीज हम आपको अटैक नहीं कर रहे हैं, आप हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं। प्रॉब्लम यह है कि आपके मुल्क में जो बेस है अमेरिकन, हम उसको अटैक कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आप अगर किसी की टेरिटरी पे अटैक करें और कहें कि नहीं ये आपके ऊपर अटैक नहीं है, ये उन बेसिस के ऊपर, अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर। ऑफ कोर्स है तो वो उसी का लैंड है, सॉवरन लैंड है।
आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं कि उन्होंने वो सॉवरेन लैंड क्यों अमेरिकन बेसिस को दिया हुआ है, लेकिन लैंड तो उन अरब कंट्रीज का है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का, ऑयल रिच कंट्रीज का। ठीक है, एक तो ये बात। और वो अब कहते हैं, कतर ने भी ये बयान दिया कि हम जो है इसका जवाब देने का हक रखते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इजराइल ने बड़ी कैलकुलेटेड गेम की यूनाइटेड स्टेट्स को ड्रैग करने को यहां पे। तो मैं इस चीज के ऊपर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो, ऑफ कोर्स दैट पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट फुल एंड फाइनल, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, जाहिर है एवरीवन हैज अ राइट टू एग्री और डिसएग्री। मैं ये समझता हूं कि जो इजराइल के साथ काम चल रहा था, जिस प्रेशर में इजराइल था, वो उस प्रेशर से बहुत हद तक बाहर हो जाएगा, बहुत हद तक बाहर हो जाएगा। क्योंकि अब जो वॉर गेमिंग है वो अब खाली ईरान, इजराइल एंड अमेरिका से अब आगे निकलती जा रही है। क्योंकि अब जहां जहां पे ये मिसाइल अटैक्स होंगे, वो अरब कंट्रीज विल बी कंपेल्ड इनटू द वॉर। ठीक है, वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं देखें। ऑफ कोर्स ये चीज तो बहुत हद तक जस्टिफाइड होगी कि अगर अरब कंट्रीज कहना शुरू कर दें कि देखें बेसिस तो अमेरिकन थे, लैंड हमारा था, सॉवरेन लैंड था। आई बिलीव दैट एसेट्स इन द ओशन शुड हैव बीन टारगेटेड, डायरेक्ट एसेट्स इन द ओशन। और हमें पता है दैट व्हाट इज देयर इन द अरेबियन सी, व्हाट इज देयर इन द इंटरनेशनल वाटर्स। अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, अमेरिकन इंटरेस्ट्स हैं, क्योंकि उनको निशाना बनाते वक्त आप किसी की जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है उसको आप चैलेंज नहीं करेंगे। लेकिन मुझे इस चीज का भी यकीन है कि ईरान ने जो बैटल स्ट्रेटेजी बनाई होगी, और ऑफ कोर्स ये बात आप अपने ज़हन में रखें कि ये अटैक करने से पहले ईरान ने बहुत वक्त लिया, 1-2 दिन बहुत टाइम होता है। आप देखें कि कितना प्रेशर उनके ऊपर, उनके अपनी आवाम की तरफ से हर के अमेरिका आपको हिट करके चला गया और आप अभी तक रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो और उनकी जो मीटिंग हुई थी रशियन प्रेसिडेंट के साथ, वो क्या सिग्नलिंग हुई, वो क्या इशारे मिले, वो क्या गारंटीज थी, उनकी लाइट में ईरान ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो जरूर कोई ना कोई एक प्लानिंग है, और मुझे यकीन है कि वो प्लानिंग उससे बहुत बेहतर होगी, जो हमारे माइंड में उसकी जस्टिफिकेशंस आ रही है उससे बहुत बेहतर होगी। हम सिर्फ ये दुआ करते हैं कि अमेरिका और इजराइल, इन्होंने जो पूरी दुनिया में अपनी हेजेमनी कायम की हुई है, और ये यूरोपियन कंट्रीज जो कि स्लेवरी के मौजूद हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज जिनका सिविलाइजेशन से कुछ अरसे पहले तक कोई ताल्लुक नहीं था और अब भी कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, जिनके मुतालिक हम तो इनसे बहुत सिविलाइज थे। सिविलाइजेशन आपने पढ़ी है, मुसलमानों की सिविलाइजेशन पढ़िए, सिविलाइजेशन देखिए, मुसलमानों की तारीख देखिए, मुसलमानों की इकदार देखिए, मुसलमानों के जंग में कंडक्ट देखिए। तो मेरे ख्याल से ये हेजेमनी जो है, ये पूरी दुनिया के ऊपर जो अमेरिका लेड हेजेमनी है, ये खत्म होनी चाहिए, ये खत्म होनी चाहिए। और मैं एक और चीज पे बिलीव करता हूं। देखिए, बहुत से वाकयात ने वो लोग जो कि 80s के हैं कम अज कम, और उससे पहले के, वो ये जानते हैं, क्योंकि आई एम माई सेल्फ फ्रॉम 1980, वो ये जानते हैं ये जो गल्फ वॉर, वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन और ये तमाम चीजें ये जो हुई हैं, और वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन तो ये आपके 2000s के बाद का हुआ ना। ये जो गल्फ वॉर है, ये कहां से यूनाइटेड नेशंस जो है किस तरीके से उन्हीं कंट्रीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है जो सुपर पावर्स हैं, और सुपर पावर्स भी कौन सी हैं? अमेरिका एंड यूरोप। ठीक है, यूरोप में आपका फ्रांस आ गया, बर्तानिया आ गया, अमेरिका आ गया, ठीक है। रशिया और चाइना के इंटरेस्ट इस तरीके से हमेशा कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। तो वक्त, और मुसलमान ममालिक के भी इंटरेस्ट कब सेफगार्ड हुए हैं? कभी सेफगार्ड नहीं हुए। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज बनाई गई हैं, सबके हेडक्वार्टर्स जनाब देखें तो कहां पे हैं? ये यूरोप में या अमेरिका में, और फंड भी यही करते हैं और डिक्टेट भी यही करते हैं। इजरायली लॉबी
आईएईए को देखें, इजरायली लॉबी उसको डिक्टेट कर रही है। आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को देख लें, आप यूनाइटेड नेशंस को देख लें, आप यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल के तरीकाकार को देख लें। हर चीज को वीटो करता है, हर ऐसी चीज को वीटो करता है जो मुसलमानों के हक में होती है। जंगबंदियों को कितने अरसे तक वीटो करता रहा है अमेरिका। गजा का कहां से कहां तक क्या हाल हो गया। मेरे ख्याल से अब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक डिसाइडिंग मोमेंट है कि हम ना सिर्फ ईरान की जो भी मदद जैसे भी की जा सकती है करें, अरब ममालिक गल्फ स्टेट्स को इस चीज का एहसास दिलाएं। लेकिन ऑफ कोर्स ये एक आइडियलिस्टिक बात हो जाएगी, हम इस चीज में नहीं जाते हैं। गल्फ कंट्रीज जो कि अमेरिकन बूट्स ऑफ द ग्राउंड सिर्फ इसलिए रख रही थी कि अगर कोई कंट्री उनके ऊपर अटैक करे तो अमेरिकन जो प्रेजेंस है उसकी वजह से डिटर हो जाए। आपस में ताल्लुकात अच्छे रखें ये गल्फ कंट्रीज, और ये छोटे छोटे जो मामलात हैं एक दूसरे के साथ इनको तय करें। इन्हें पता होना चाहिए कि इनका हकीकी दुश्मन कौन है। इजराइल अगर तमाम अरब ममालिक को यह बता रहा है कि मेरी आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी तो इस ईरान से दुश्मनी है, ईरान से इसलिए दुश्मनी है ये एक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट मुल्क है। अच्छा चलो, आज ईरान इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट मुल्क है तो ये लेबल तो बड़े आसानी से सऊदी अरब के ऊपर भी आ सकता, ठीक है, ये तो जॉर्डन पे भी आ सकता है, कतर पे भी आ सकता है, यूएई पे भी आ सकता है, क्यों नहीं आएगा। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। बचपन में हम लोगों ने ये कहानी पढ़ी थी और हम सब ने ये पढ़ी होगी कि दो बैल थे, दोनों में बहुत इत्तेफाक था। शेर जब भी उनके ऊपर खाने को झपटता था तो दोनों बैल मिर के शेर को मारते थे। तो दोनों बैल, शेर जब भी उन बैलों को, मोटे ताजे बैल थे, खाने के लिए झपटता था तो दोनों बैल मिल के शेर का मुकाबला करते थे। शेर जख्मी होकर भाग जाता था तो शेर उनको नहीं खा सका। लोमड़ी ने दोनों के बीच में नाराजगी करा दी। नाराजगी कराने के बाद जब शेर ने पहले बैल पे हमला किया तो दूसरा बैल खड़ा देखता रहा कि ये तो इस पे हमला हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उसको तो खुशी हुई। शेर ने पहले बैल को कहा देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इसको खाऊंगा, तुम्हें मैं कुछ नहीं कहूंगा। उसने बैल को खा लिया, मार दिया। जब मार दिया और ये अकेला रह गया, जब ये अकेला रह गया तो फिर शेर ने इसकी तरफ रुख किया और इस बैल को भी उसी तरीके से मार दिया, क्योंकि अब दूसरा बैल ना था उसकी हिफाजत के लिए। इत्तेफाक में बरकत है। ये तो बचपन की स्टोरीज हैं। काश हम तमाम मुसलमान ममालिक को ये स्टोरीज फिर से पढ़ाई जाएं और समझ लगे कि हमारा हकीकी दुश्मन कौन है, हमारे हकीकी दोस्त कौन है। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। अल्लाह हाफिज।